भाई यार शेर सुनो, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत। बागबां हम तो इस ख्याल के हैं, भाई देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के जाने माने शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब एक बारी कपिल शर्मा शो में ये बताए थे कि वो एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के कराची गए हुए थे। वहाँ से किसी काम बस उनको कराची से सक्खर की तरफ जाना था, तो एक शख्स आता है उनको कराची से सक्खर ले जाने के लिए। तो राहत इंदौरी साहब उस शख्स से पूछते हैं कि कराची से सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगे। तो वो शख्स इतने आसानी के साथ बोलता है कि बस 3 पैक लगेंगे। वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैक। ये एक दफा नहीं है, पाकिस्तान के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर अनवर मकसूद भी यही बात एक सभा में बताए थे कि वही शख्स अनवर मकसूद के घर महीने में कई दफा आते थे। कुछ दिन पहले वो उनके घर आए और बोले अनवर मकसूद से कि भाई मैं आपके घर यहाँ खाली हाथ आता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो शख्स अपने जेब से 2 गिलास निकाले और अनवर मकसूद से कहने लगे कि मैं आज गिलास ले आया हूँ, तुम बोतल ले आओ। मेरे घर महीने में 8-9 मरतबा आते थे और कभी मगरिब से पहले नहीं आए। तो बैठ जाते थे। मरने से चंद दिन पहले आए मेरे घर और क्रिकेट मैच आ रहा था, तो कहने लगे कि अनवर हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आता हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो अपनी जेब से 2 गिलास निकाले, कहने लगे मैं आज गिलास ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी शराब से बात करने वाली ये शख्स है कौन, और इस शख्स से इतने बड़े बड़े शायर जैसे कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और अनवर मकसूद जैसे स्क्रिप्ट राइटर क्यों मिलते रहते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही शख्स है जिसकी शायरी को सुनने के लिए, जिसकी अल्फाज को सुनने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के जितने भी जहाँ पर भी हिंदी भाषा चलती है, उर्दू भाषा चलती है, सारे लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। इनको शायरी और कविता के दुनिया का सबसे बड़ा सितारा यानी शायरों का शायर भी कहा जाता है। एक बार सलीम जाफरी ने, जो कि मुशायरा का मैनेजर होते हैं, वो तो एक बार ये भी बता दिए थे कि जिस तरह केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है, अगर अल्फाज, कविता और शायरी के दुनिया में भी नोबेल प्राइज मिलता तो इसी शख्स को सबसे पहले मिलता, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, आपके, हमारे, हम सबके प्यारे शायरी दुनिया के सबसे बड़े सितारे जॉन एलिया साहब। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। इनकी शायरी और कविता आज पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है, करोड़ों लोग इन्हें सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन ये सफर हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से उठकर पूरे दुनिया में, जैसे कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, दुबई, सारे दुनिया में अपना नाम कमाना इतना आसान नहीं रहा। आखिर कौन है जॉन एलिया, क्या है इनकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्यों हो गए इतने ये शराब के आदी, और इतने शराब पीने के बावजूद भी लोग क्यों करते हैं इन्हें पसंद, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा उस समय ब्रिटिश के अधीन था। 14 दिसंबर 1931 को पिता अलामा साकिब हुसैन एलिया के घर एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है सैयद हुसैन जॉन अजगर। इनके 3 भाई और एक बहन भी थी। जॉन अपने खानदान के सबसे छोटे हुआ करते थे, इसलिए उनका लालन पालन भी सबसे ज्यादा प्यार के साथ किया गया था। ये जॉन एलिया साहब का घर है अमरोहा में, और आप जॉन साहब के यहाँ पे तहरीर दे सकते हैं। जो गुजारी न जा सकी हमने वो जिंदगी गुजारी।
जॉन की परिवार पहले से ही काफी इंटेलेक्चुअल और शायरी और कविताओं से जुड़ी हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता साकिब हुसैन एलिया खुद एक उर्दू अदब के सबसे अच्छे स्कॉलर होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में भी डिग्रियां हासिल किए हुए थे। उनको अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हिब्रू साथ साथ संस्कृत की लैंग्वेज का भी ज्ञान था। शायद हुसैन जॉन अजगर को जॉन एलिया बनाने में पिताजी के साथ साथ भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जॉन के सबसे बड़े भाई रईस अमरोही, जो कि एक स्कॉलर, पोएट होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे, उनको भी शायरियां और कविताओं से काफी लगाव था। वो रोजाना 50 साल तक एक ताजा खता लिखते रहे। खुद मोहब्बत को भी अपने से मोहब्बत हो गई, इससे बढ़कर इंतकाम खून लाहक और क्या, इससे बढ़कर इंतकाम खून लाहक और क्या, अजमत बातिल को खुद अपने से नफरत हो गई। जॉन के दूसरे भाई शायद मोहम्मद तकी भी एक फिलोसोफर थे। तीसरे भाई शायद मोहम्मद अब्बास भी इल्म अदब से ताल्लुक रखते थे। अमरोहा में बच्चों को प्यार से उनके उर्फी नाम से पुकारते थे। रईस अमरोही का उर्फी नाम अच्छन, शायद मोहम्मद तकी को प्यार से छब्बन, मोहम्मद अब्बास की उर्फियत बच्चन और शायद हुसैन अजगर को प्यार से जॉन पुकारते थे। परिवार के लोगों ने इन प्यार के नामों को एक शायरी की तरह भी इस्तेमाल करते थे पुकारने के लिए। वो बोलते थे, अच्छन, छब्बन, बच्चन, जॉन, इन चारों में अच्छा कौन। भाइयों के अलावा जॉन अपने चचेरा भाई कमाल अमरोही के भी काफी करीब थे। कमाल अमरोही जो कि शायर और पोएट तो थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा सफलता फिल्म के दुनिया में मिली। उनके फिल्म पुकार, महल और भी कोई फिल्म है जो कि आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। जॉन अपनी बचपन की पढ़ाई अमरोहा के इमामुल मदारिस इंटर कॉलेज में पूरे किए। मदारिस के तालीम के वजह से जॉन को उर्दू के साथ साथ अरबी, फारसी पर भी बहुत महारत हासिल कर ली। उन्होंने मौलवी, आलिम, फाजिल अरबी, फाजिल फिलसफी में फाजिल मंतक हासिल किया। इलाहाबाद बोर्ड से कामिल फारसी का एग्जाम पास किया और फिर एमए उर्दू, एमए फिलोसफी में डिग्रियां हासिल की और पीएचडी करने में भी लगे हुए थे और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसे पूरा नहीं कर पाए। इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी जॉन तालीम से नफरत करते थे। वो लिखते हैं कि उन्हें सिलेबस की किताब इतने पसंद नहीं आते जितने की बाहरिया किताब उनको पसंद आती थी। इसलिए वो सिलेबस की किताब को छोड़कर बाहरिया किताब पढ़ते रहते थे और दिन रात पढ़ते थे। जॉन छोटे से उम्र से ही शायरी लिखना शुरू कर दिए थे क्योंकि वो छोटे से उम्र से ही इश्क के लाइन पर चल चुके थे। जॉन अपना पहला शायरी सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र में लिखे थे। वो लिखते थे, चाहा में उसके तमाचे खाए हैं, चाहा में उसके तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरी रुखसार की। पहले की लड़कियां जॉन से गजलें, शायरियां लिखवाती थी और उसी में से एक प्रिया नाम की लड़की भी थी जिसकी चमक ने जॉन को अपना गुलाम बना दिया था। वो भी जॉन से शायरी लिखवाती थी मगर किसी और के लिए। जॉन का दिल तब टूट जाता है जब प्रिया की शादी अपने महबूब से हो जाती है और जॉन साहब का कट कर रह जाता है। बचपन के इश्क के बाद जॉन साहब ने काफी इश्क की, लेकिन इन सब में उनको असफलता ही हासिल हुई। 12 साल की उम्र में जॉन एक ख्याली महबूबा सुफिया को भी खत लिखा करते थे। बचपन से ही शायरी और इश्क की चाह ने जॉन के दिल में उमंग भर रही थी। खानदान में इस लड़की का नाम जिक्र ना हो इसलिए जॉन उसे अपनी शायरी में फरीहा का नाम दिया। फारिहा निगारीना, तुमने मुझको लिखा है मेरे खत जला दीजिए, मुझको फिक्र रहती है आपने गंवा दीजिए, आपका कोई साथी देख ले तो क्या होगा, देखिए मैं कहती हूँ ये बहुत बुरा होगा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। सबसे पहले रईस अमरोही साहब, फिर मोहम्मद तकी और फिर मोहम्मद अब्बास ने भी पाकिस्तान चले गए। अमरोहा में जॉन, उनके पिता साकिब हुसैन एलिया और बहन रह गई। जॉन के वालिद अल्लामा साकिब हुसैन एलिया एक खुले विचार वाले इंसान थे। उनको जमीन और जायदाद से ज्यादा लगाव नहीं था। भाइयों की जुदाई, घर में मतभेद, बाहरी टेंशन के कारण जॉन जवानी में ही टीबी का शिकार हो गए थे। जॉन के अम्मा अपने बेटे को याद करते रहते हैं और उनको रोते रहते हैं। यहाँ की 1954 में उनका इंतकाल हो जाती है और 1956 में वालिद का साया भी सर से उठ जाता है। बहन की शादी हो चुकी थी, वो दिल्ली अपनी ससुराल चली गई थी। इस बार जॉन अमरोहा में अकेला रह गए। वो इस अकेलेपन को यूं बयां किए हैं, अब्बू घर एक वीराना था, बस वो वीराना जिंदा था, सब आंखें दम तोड़ चुकी थी और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी, बादे फना के पहरे में, हिजर के दलान और आंगन में बास एक साया जिंदा था। जॉन अपने महबूब शहर अमरोहा को कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, मगर अपनी भाइयों और बहनों के
समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए राजी हो गए और 30 दिसंबर 1956 को अमरोहा से रवाना हो गए। अपनी डायरी में लिखते हैं, आज मेरा घर हमेशा के लिए बर्बाद और वीरान हो रहा है। मैं इस वतन में घर का आखिरी रौनक था। आज बाबा अम्मा के कब्रें इस शहर में बेचारा होने जा रहे हैं। अम्मा सलाम, मैं अब रवाना हो रहा हूँ। मैं अम्मा के कब्र के करीब से निकल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कराची, बहुत जल्द लौट आऊंगा। मगर ये बहुत जल्द कई सालों तक नहीं हुआ। जॉन पाकिस्तान में अपने बड़े भैया रईस अमरोही के साथ रहने लगे। उस समय रईस अमरोही के पाकिस्तान में एक अलग ही पहचान बन चुकी थी। शहर भर के जितने भी कवि और शायर लोग थे वो रईस अमरोही के दरबार में आते थे और उनसे अपने लिए एक शायरी लिखवाते थे और उसको अपना नाम में कन्वर्ट करवाते थे। तब जॉन को एक पहचान देने के लिए रईस अमरोही साहब ने इंसान नाम का एक महनमा यानी एक मैगजीन जो कि महीने में एक बार छपता है उसे जारी किया। इसको बाद में डाइजेस्ट में बदल दिया गया। नाम रखा गया इंसा आलमी डाइजेस्ट, जो कि बाद में सिर्फ आलमी डाइजेस्ट ही रह गया। जॉन अपनी खता लिखने के कारण लोगों के दिल में थोड़ी थोड़ी जगह बनाने लग गए थे। ये डाइजेस्ट भी बाद में किताब में कन्वर्ट हो गया, मगर ये जॉन के इंतकाल के बाद हुआ। मगर ये किताब का नाम फरनूद जॉन साहब ने खुद ही रखा था। धीरे धीरे जॉन साहब मुशायरा में जाने लगे, लोगों को अपनी शायरी और अल्फाज सुनाने लगे। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। और इसी के साथ लोगों के दिल में जॉन साहब राज करने लगे। अलमी डाइजेस्ट के प्रारंभ के दिन जॉन साहब का मुलाकात जाहिदा हिना से हुई। वो तब स्कूल में पढ़ा करती थी। उनकी अफसाने मजबीन इंसा अलमी डाइजेस्ट में शाया होती थी। जॉन जाहिदा हिना के अफसाने और मजबीन को तो पसंद करते ही थे, साथ में वो जाहिदा हिना को भी पसंद करने लग गए थे। दोनों के अक्सर मुलाकातें होने लगी और आखिर में 1970 को इन दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना जॉन से 15 साल छोटी थी। जॉन की खानदान के कुछ लोगों ने इन शादी को अपोज किया था, मगर जॉन ने कभी किसी की परवाह की थी जो वो अब करते। शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजरे। 1975 में जॉन की पहली बेटी फिनाना की पैदाइश हुई। उसके 2 साल बाद छोटी बेटी सुहाइना और बेटे जुरैन की पैदाइश 1981 में हुई। मगर जॉन और जाहिदा हिना के बीच पैदाइश आपस में कलह कम नहीं हो रही थी। यह कलेश इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि जॉन और जाहिदा हिना के बीच में न सिर्फ उम्र का फर्क था बल्कि उनके विचारों में भी बहुत फर्क देखने को मिल रहा था। जॉन यही अपने किताबों में लिखते हैं कि लड़कियां जो है घरेलू काम करने वाली होनी चाहिए। अगर दोनों शायर हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जॉन एलिया की ज़िंदगी ऑफ कोर्स वो एक शायर थे और मुख्तलिफ शायर थे, और जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो थोड़े सनकी और पागल भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी जो पर्सनल ज़िंदगी होती है, अगर वो शादी करें, उनके बच्चे हों, तो वो बहुत आसान नहीं होती, बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ़देह होती है। और जॉन एलिया की ज़िंदगी और उनके करीबी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी थी। उनका अपना एक शेर है जो कि उनकी कब्र पे भी लिखा हुआ है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन शराब तो जवानी से ही पीते थे, मगर घर के झगड़ों के कारण और शराब पीने लग गए। जाहिर सी बात है, इसे मामला सुधरने के बदले बिगड़ते चली गई। फाइनली 1980 में जाकर इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। जॉन साहब से मेरी शादी या उनकी शादी मुझसे, ये हमारा अपना इंतखाब थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने हम पर ये रिश्ता थोपा था। मैं तो ये बात चाहती थी कि एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ दिया जाए, लेकिन जॉन साहब घबराते थे। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जाहिदा से जुदा होना जॉन को एक अलग ही डिप्रेशन में डाल दिया था। जॉन तो अपनी तलाक का कारण अपनी पत्नी को बताते हैं, लेकिन अगर उनकी सारी कहानी को आप सुनोगे तो उसके जिम्मेवार खुद जॉन साहब थे। जॉन साहब अच्छे शायर तो थे, लेकिन घरेलू खातून को संभालना उनके बस का बात नहीं थी। बच्चों और जाहिदा हिना की दूरी ने
जॉन को पूरा पागल बना दिया। वो मुशायरा में जाना और लोगों से बातचीत करना छोड़ दिए। वो 10 साल तक एक शायरी भी नहीं लिखी और अपने शायरी में बताते हैं कि उनको नींद नहीं आती थी 13 बरस से। अलग ही लेवल के डिप्रेशन में चले गए थे। डॉक्टर बैठो, मेरा इलाज भी तो करो यार। मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरकेश, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या कहने? दिमाग में कुछ और सोचना, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, इस तरह से रोज रोज होने के कारण जॉन की हालत और बिगड़ने लगी और ऊपर से उनको टीबी की बीमारी भी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जो भी करते हैं इंसान के अच्छे के लिए करते हैं। जब जॉन मुशायरा में नहीं जाने लगे तो उनके एक दोस्त शायद सलीम जाफरी उनको पता चला और वो जॉन एलिया को हीरो बनाने में एक बहुत बड़ा रोल बनाते हैं। मैंने पहले बताया था कि शायद हुसैन अजगर को जॉन एलिया बनाने में भाइयों के साथ पिताजी का ही बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जितना हाथ उनके दोस्त सलीम जाफरी का था शायद उतना बड़ा मदद ना भाइयों ने की थी ना पिताजी ने किए थे। सलीम जाफरी ने जॉन एलिया को हीरो बनाने में एक फरिश्ते का काम करते हैं। वो जॉन एलिया के पास जाकर उनको फिर से मुशायरा में जाने के लिए बोलते हैं, मगर जॉन मना कर देते हैं। सलीम जाफरी फिर से जॉन को प्रार्थना करते हैं और मुशायरा में जाने के लिए बोलते हैं, मगर जॉन फिर से मना कर देते हैं। मगर सलीम के बार बार कहने पर जॉन साहब मुशायरा जाने के लिए राजी हो जाते हैं और उनका मुशायरा 1990 में दुबई में हुआ था। ये वीडियो उस समय का। भाइयों, सूरत हाल यह है कि 1985 में मैं तबाह हो चुका था। मैंने 10 वर्ष एक मिसरा भी नहीं कहा। यह खबर पहुंची सलीम जाफरी को कि उसके जॉन भाई तबाह हो रहे हैं, मेंटल केस हो गए हैं, अपने घर से नहीं निकलते, वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मुझे आया कि जॉन भाई मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। ये लेके आ गया। किसी ने कहा था मैं आपका मजमूआ छपाऊंगा। मैं कहा नहीं। तो मैंने 5 बरस लगाए अपना मजमूआ छपाने में। 5 बरस। अगर सलीम जाफरी न होता तो आप मुझे न जानते। जैसे घायल शेर के सांसें उससे दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, उसी प्रकार टूटे हुए दिल लेकर जॉन एलिया अपने मुंह से जो भी बोलने लगे वो लोगों के दिल को सीधा चीर कर दिल को छूने लगी। यार सुनो यारो, कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ। क्या कहते हैं यारो? कुछ तो हाल सुनाओ। जॉन एलिया के शायरी में अब ज्यादा दर्द और ज्यादा मार्मिकता देखने को मिली। अब सिर को हिलाकर हाथ पैर पीट कर अब वो शायरी कहने लग गए। उसी अंदाज में कहने लगे जो कि लोगों को बेहद पसंद आने लगे और वो बेहतरीन शायर से इस सदी का सबसे बड़े शायर बन गए। चाहोगे उनको तो सुनो। उसकी उम्मीद का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दी गई उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए। हालत दिल के थी खराब और खराब। जॉन की शायरियां लोगों को बहुत पसंद आने लगे, इतने पसंद आने लगे बाकी सब शायर जॉन का नाम लेकर शायरी कहने लगे ताकि वो लोगों को पसंद आए। जॉन एलिया साहब, तो जॉन एलिया क्या कह गए? जॉन एलिया है वो साहित्य में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। इसी बीच सन 1997 में जॉन के दोस्त जॉन को जॉन एलिया बनाने वाला शायद हुसैन जॉन अजगर को जॉन एलिया बनाने वाला शायद सलीम जाफरी की इंतकाल हो जाता है। फिर से बनता हुआ जॉन एलिया टूट जाता है। बहरे फना में उतर गया है तू, खुशी ये है
मुझे बर्बाद कर गया है तू। बहुत कमीन, बहुत ही जलील निकला तू। क्या कातिल है, दिलो जां का वकील निकला तू। तुझे नबूत की गजलें सुनाने वाला हूँ मैं तेरे पास बहुत जल्द आने वाला। बोले थे अपने शायरी में कि मैं तेरे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ, ठीक उसी प्रकार 8 नवंबर सन 2002 को जॉन अपनी दोस्त सलीम जाफरी के पास चले जाते हैं, यानी इस दुनिया से टीबी के बीमारी के चलते और अपनी लिवर खराब होने के कारण अलविदा ले लेते हैं। और कुछ इस तरह से जॉन नाम का सितारा न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरी उर्दू अदब को अंधेरे में रखकर हमेशा हमेशा के लिए सलीम जाफरी के पास चले जाते हैं। मगर जॉन जिंदा है। जॉन आज भी जिंदा है उन लोगों के दिलों में जो जॉन एलिया को सुनते हैं, क्योंकि वो व्याख्या सत्य है। कहा गया है कि लोगों को तो पहला इश्क हो ही जाता है, लेकिन अपने दूसरा इश्क हमेशा जॉन एलिया से हो जाता है।